पहले तो अरुण आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो करोड़ों लाखों लोगों का ड्रीम होता है वो ड्रीम आपको मिला। और इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा में जिसमें लाखों लोग अपीयर होते हैं, 6-7 लाख लोग अपीयर होते हैं, फिर उसमें से प्री मेंस इंटरव्यू और इतनी बाधाएं पार करके और फिर आप 9वीं रैंक आपकी आई है, तो अंडर 10 आपको रैंक मिली है, तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है आपका। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि अभी जो आपका IAS का अटेम्प्ट बाकी है तो आगे आप उसके लिए भी अच्छे पद पर आएँ अच्छी रैंक के साथ। आप जो कि आपको सफलता मिली है और अच्छी सफलता मिली है, तो आपकी सफलता से जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं, उनकी संख्या वास्तव में लाखों में है जो सीखना चाहते हैं कि उन्हें सही रास्ता मिले और वो ऐसा क्या करें कि सफलता के सुनहरे अध्याय को पा सकें। तो इसी में मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, कि जब एक व्यक्ति पढ़ाई शुरू करने चलता है, तो आपने भी जब पढ़ाई शुरू की तो आपके दिमाग में क्या प्लान था, क्या स्ट्रेटजी थी कि हम पहले प्री का कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर मेंस का कोर्स पढ़ें, फिर इंटरव्यू पे आएंगे, या प्री और मेंस को आपने कुछ मिला के पढ़ा, या मेंस के क्वेश्चन लिखने शुरू कर दिए? ऐसा क्या आपने स्ट्रेटजी में अपनी लिया? मैम, मैंने शुरुआत तो प्रीलिम्स से ही करी थी, बट प्रीलिम्स की और मेंस की प्रिपरेशन का जो कंबाइंड पॉइंट है वो हमें NCERT के बिगनिंग से मिल जाता है, क्योंकि NCERT जिस तरह से लिखी गई है वहाँ पे कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं, कई सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो मेंस की राइटिंग के ही हैं, बल्कि वो पूरा का पूरा मेंस का ही माइंडसेट क्रिएट करते हैं, उतने फैक्चुअल नहीं हैं NCERTs एक्चुअली में। तो NCERT एग्जैक्ट बेस पॉइंट है जहाँ से आप प्री और मेंस की एक कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे होते हो, और जैसे ही NCERT हमारी फिनिश होती है, एटलीस्ट 6 से लेकर 10 तक की NCERT तो होनी ही चाहिए। 11-12 डिपेंड करता है कि अगर आप स्पेशलाइज बुक कंटिन्यू कर रहे हो तो 11-12 स्किप कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर 11-12 भी पढ़ना चाहिए। तो एक जो बेसिक पॉइंट है वो फर्स्ट NCERT से क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो कि कब आपको मेंस के लिए जाना है और कब आपको प्री के लिए जाना है। तो जैसे आपके पास प्री के लिए टाइम है उसके बाद में, तो आप प्री की फिर स्पेशलाइज बुक उठा लीजिए, जैसे लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की उठा लीजिए, SK पांडे उठा लीजिए, अलग अलग जो पब्लिकेशंस की बुक हैं, स्पेसिफिक बुक्स जहाँ पर काफ़ी सारा फैक्चुअल कंटेंट है, एनालिटिकल कंटेंट भी है, बोथ है, लेकिन फोकस आपको उसको पढ़ते टाइम प्रीलिम्स पे ज़्यादा रखना है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे प्रीलिम्स को ही देख रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर स्टडी करने चाहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर हमें एक कंप्लीट जिस्ट देते हैं कि क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में बनाए जा रहे हैं, उनका जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से जिस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरीके से हर फील्ड में है। हो सकता है कि सबका अपना अपना फील्ड का अपना अपना एक्सपीरियंस हो, जैसे किसी के लिए ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स टफ हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है या जियोमॉर्फोलॉजी है, या किसी के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक टफ हो सकते हैं। तो वो आप अपना एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो उस तरीके से कि प्रीलिम्स में आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और किस सब्जेक्ट में आपकी कम कमांड है। बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक डिवाइड क्रिएट कर सकते हो कि कितना समय आपको किस चीज़ को देना चाहिए। तो प्रीलिम्स में अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि मैटर यही करता है कि जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो प्रीलिम्स का, तो आप MCQ कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो जितनी जल्दी हो सके MCQ मोड में स्विच कर जाना चाहिए। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प ले सकते हो, आप जो टेस्ट बुकलेट्स बहुत सारी आती है उनकी हेल्प ले सकते हो, आप टेस्ट सीरीज़ की हेल्प ले सकते हो जो अलग अलग कंडक्ट की जाती है। मैंने उत्कर्ष अकेडमी में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें क्या है कि लगभग 20 टेस्ट थे, तो एटलीस्ट 20 टेस्ट तो होने ही चाहिए जो आप थोड़ा सा रन टाइम इन्वायरमेंट में दो, ताकि आप फर्स्ट थिंग सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको जो बबल भरने में आ जाती है या किसी और वे में आ जाती है। सेकंड थिंग ये होती है कि आप एक बेटर टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है पूरे क्वेश्चन पेपर में, कि 2 घंटे में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार गो थ्रू हो लो बेटर वाले तरीके से। और अब नेगेटिव मार्किंग है तो हमें और कॉशियसली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर उसको लीव करना ही बेटर रहता है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत आता है, कुछ चॉइस है वहाँ पे, तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हो एंड ऑफ द टाइम कि हाँ ठीक है ये अटेम्प्टेबल है या नहीं है। बट फोकस अल्टीमेटली आपका इसी पर होता है कि कैसे आप MCQ सॉल्व कर रहे हो। इसके लिए मुझे लगता है कि MCQ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रीलिम्स के लिए। एक
एक चीज़ ये पूछनी थी, अभी आपने बहुत अच्छा आंसर किया। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मैं अलका दीक्षित, डायरेक्टर उत्कर्ष अकादमी, हम लोग बात कर रहे हैं अरुण दीक्षित से। और वैसे दीक्षित आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई रिलेशन या कोई ख़ानदान या वो नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे मन का रिश्ता ज़रूर है, क्योंकि जो एकेडमी के साथ में आ जाता है तो वो हमारा ज़रूर कनेक्शन आया है। एक बात ज़रूर पूछनी थी कि प्री मेंस और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सा लगता है तीनों स्तरों पर? मैम, प्री मेंस इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि मेंस सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। उसके कंटेंट को फिनिश करने में ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लगता है। प्री की प्रिपरेशन आप जल्दी कर सकते हो, 2-3-4 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स, बट मेंस में ही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी, जिस तरह से वो आंसर राइटिंग की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह से आप वो क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं आपसे, वो आपका मेंस में ही रिफ्लेक्ट होता है कि आप कैसे हो, आप में वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं भी या नहीं हैं, आप किस वे से बिगिन कर रहे हो, आपके कंक्लूजन कैसे हैं जो आप आंसर लिख रहे हो, आपके इंट्रोडक्शन कैसे हैं, आपका बेसिक प्रेजेंटेशन कैसा है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है आपके पास में। और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेंस ही डिफाइन करता है कि आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी या आप कैसे हो। तो ये बात आपने बहुत, हर स्तर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। और जैसे अभी लवगीत आपसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो उसको लग रहा था कि प्रीलिम्स उसके लिए बहुत चैलेंज, तो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि चूँकि उसको फैक्ट्स नहीं याद हो रहे थे तो उसका प्रीलिम्स ही नहीं निकला पहले, तो उसको लग रहा था कि प्रीलिम्स आपको, और मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि प्रीलिम्स के साथ मेंस में आपको जो चैलेंज होता है, जो आपका लेवल होता है, तो जिसने भी प्री क्रॉस किया है उसका अपना एक लेवल है और आपको भीड़ से अलग हटके अपने को दिखाना है। तो मुझे याद है आपकी, मैंने मेंस की कॉपी भी जब चेक की थी जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट की, तो उस कॉपी में भी आपका वो अप्रोच झलकता था। और मैंने आपसे कहा भी था कि आपका सिलेक्शन और कोई नहीं रोक सकता, और केवल सिलेक्शन ही नहीं, आपको अच्छी रैंकिंग में मिली थी। तो हमारा वो विश्वास भी आपकी कॉपी को देख करके ही बना। तो ये आपने अच्छा बताया। एक चीज़ ये थी मेंस की ही, जब आप बात कर रहे हैं तो ये कई बार देखा गया है कि आप सिलेबस सारा पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है कि जो प्रश्न आपको पिछले वाले पेपर में या इस बार वाले पेपर में, जो आपने 17 वाले में, 18 वाले में, कि जो आपको पढ़ा नहीं था, हाउ टू टैकल, उसको आपने क्या किया, उस आंसर को लेकर के कैसे टैकल किया? मैम, इसमें हम क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो क्वेश्चन है जहाँ पर हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस क्वेश्चन के बारे में, या बहुत लिमिटेड नॉलेज है। दूसरे में हमें सफिशिएंटली पता है कि ये किस टॉपिक पर क्वेश्चन है, बट हमारी उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है या उसको उतने उस वाले वे में कभी फ्रेमवर्क में लिया नहीं है। तो जैसे इस वाले पे बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन पर आपको थोड़ा बहुत कंटेंट का नॉलेज है, लेकिन कभी आपने उसको आंसर राइटिंग में उस तरह से नहीं लिया, या फिर आपने उसको उस क्वेश्चन की तरह उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो अगर हम उसे आइडेंटिफाई करके एक सही इंट्रोडक्शन उससे क्रिएट कर रहे हैं, और जो भी कंटेंट हमें आता है उसको हम सही प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दे रहे हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको क्वेश्चन कम आता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे हिट कर सके कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, या फिर उस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर क्या एक्चुअली में असेस करना चाह रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन को पहले टारगेट करना चाहिए, और फिर अपने जितना भी हो सके अपने एक्सप्रेशंस पे, कि हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आंसर को, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरे वो क्वेश्चन है जहाँ पर हमें बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, बट वो क्वेश्चन 3 पेज के आंसर लिखना था, लेकिन उस योजना की मुझे कुछ ही पॉइंट्स पता थे, जिससे 1 पेज ही ऑलमोस्ट लिखा जा सकता था, बट वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। तो मैंने उसकी बिगनिंग इस तरह से करी थी कि मैंने बताया था कि कृषि का क्या महत्व है, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस को कोट करते हुए देन मैंने फिर उस स्कीम को लेके बिगिन किया था। तो अगर आपको आंसर थोड़ा लिमिटेड वे में आता है, नहीं आता है, तो आप उसके इन एंड अराउंड पॉइंट्स जो उससे समहाउ कनेक्ट होते हों, उसके इंपॉर्टेंस को शो करते हों, वो होने चाहिए।
और इसके अलावा एक चीज़ मैंने और भी करी थी कि पहले से ही कई सारे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में जो अपने नोट्स बनाए थे, तो कई सारे इस तरह के टॉपिक्स को भी कवर अप करके रखा था कि मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की फैक्चुअल डिटेल कम से कम हो। जितनी स्कीम्स हैं या जो भी कंटेंट है, जैसे वुमेन से रिलेटेड है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो उन सब से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं, जितने भी डेटाज हैं, उनको मैंने एक जगह ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ था कि इतना जीडीपी पे, इतना हेल्थ पे जीडीपी खर्च हो रहा है, या डॉक्टर पेशेंट रेशियो इतना है, या टीचर पीपल स्टूडेंट रेशियो इतना है। तो ये फैक्ट्स मेरे पास पहले से तैयार थे, तो मैंने उन्हीं फैक्ट्स को बस इस्तेमाल किया था उन आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आंसर डायरेक्टली नहीं आता है फिर भी उसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इसका टेस्ट भी नहीं है कि आपको कितना फैक्चुअल नॉलेज आता है। ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं इसका भी टेस्ट है कि आप जब एकदम अननोन सिचुएशन में रखे जाते हो तो एक वो ऑफिसर, एक वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन रखे ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो इसे टेस्ट कर सकें, और इनमें एकदम वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए कि जो कुछ भी आपके पास में है, जितना भी आपके पास नॉलेज है, उससे आप कैसे रिक्रिएट कर रहे हो अपने आंसर को। बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत सटीक आंसर, कि जो आंसर है वो सिर्फ फैक्ट्स का डिटेल ही ना हो करके, या इसके आपको मदद इससे भी मिलेगी। हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैं बता दूं कि मैं जो हम लोग अरुण दीक्षित से बात कर रहे हैं, अरुण की 9th रैंक है PCS 2018 में, और बहुत ही अच्छा आंसर इसने मेरे इस क्वेश्चन का दिया कि जो अगर प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। और ऐसी सिचुएशन कई क्वेश्चंस में हो सकती है, या ज़रूरी नहीं है कि 1 में, 2 में, 4 में। और आपने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो कई बार आपको जो लोग गाइड करते हैं या आपसे जो बात करते हैं तो कहते नहीं कि बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए, बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। लेकिन आंसर लिखने में ये ठीक है कि आप फालतू की कहानी तो नहीं कह सकते हैं कि जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस में ऐसा बैकग्राउंडर डाल सकते हैं, इंट्रो में डाल सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हो और आंसर के ग्रेस को बढ़ा रहा हो, आंसर की ग्रेविटी को बढ़ा रहा हो, तो वो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने में सहायक होता है। तो चलिए हम अपने अगले, जब हम अभी आपने कहा कि आपने बुलेट पॉइंट्स में डाटाज को तैयार कर रखा था और डाटाज जो हैं वो आप उसको प्रयोग कर ले रहे हैं, तो जो आपने अपने आंसर्स लिखे मीन्स में, उन आंसर्स में आपने पैराग्राफ राइटिंग का प्रयोग किया, हेडिंग्स का प्रयोग किया कि नहीं किया, कोटेशंस का प्रयोग किया कि नहीं किया। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर आप उनको फॉलो कर ले जाएं तो आपको निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। तो कोटेशंस का यूज़, फैक्ट्स का यूज़, पैराग्राफ राइटिंग, हेडिंग्स का यूज़ किस तरह से आपने लिया, ये ज़रा बताइए। मैम, मेंस आंसर राइटिंग में सबसे पहले जैसे हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मैंने क्या किया था कि जितने भी सिविल सर्विस सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन 2-2, 3-3 लाइन्स के पहले से अपने पास प्रिपेयर करके रखे हुए थे। जैसे पॉपुलेशन के ऊपर कि पॉपुलेशन इज़ अ रिसोर्स एंड कर्स बोथ। अगर एक पॉपुलेशन को आप एकदम रॉ फैक्ट में ले रहे हो, अगर वो रिसोर्सेज को एक्सीड कर रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसकी वजह से नुकसान होगा। वहीं अगर वही सेम पॉपुलेशन को आप स्किल्ड कर रहे हो, वो एजुकेटेड है, वो स्किल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो पॉपुलेशन इज़ अ रिसोर्स एंड कर्स बोथ। तो मैंने कोशिश ये की थी कि मैंने मुझसे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहीं ना कहीं उनमें एक कंसेप्चुअल इंसाइट से ही इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी थी कि जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जिस डायरेक्शन में है, आपको टिल्ट करना पड़ेगा इस लैंग्वेज को, उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टिल्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके पास पहले से होना चाहिए कि अगर जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट आ रहा है, तो आप उससे क्या समझते हो, अलग अलग मुद्दों से क्या समझते हो। जितनी वो समझ अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपके आंसर्स के इंट्रोडक्शन अपने आप बन जाएंगे। सेकेंड थिंग, मतलब मैंने एक इंट्रोडक्शन की टेम्पलेट आप कह सकते हो, एक खुद से डिज़ाइन करके रखी थी अपने लिए पर्सनली। सेकंड, मैंने जितने भी फैक्चुअल डिटेल है, अगेन सेम सिलेबस को फॉलो करते हुए कि जितने सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल डिटेल वो मुझे न्यूज़पेपर में मिल रहा है, वो मुझे टीवी से मिल रहा है, वो मुझे किसी मैगजीन से मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, मैंने उसे सेपरेटली 4-5 पेजेस में कलेक्ट करके रखा हुआ था कि ठीक है, मेरे पास अलग अलग डेटा चीज़ों का ये है। सेकेंड थिंग, मैंने डायग्राम से वर्क किया था क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल था मेरा, तो कहीं ना कहीं मैप्स मेरी ऑलरेडी स्ट्रेंथ थे, और जो बेसिक डायग्राम्स होते हैं
जैसे बार डायग्राम भी मैंने कई जगह यूज़ किया था, कई जगह पे मैंने कुछ अपनी तरफ से भी डायग्राम यूज़ किया था। जैसे मुझे याद है कि GS1 का जो पहला ही क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि सरदार पटेल जी का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के इंटीग्रेशन में। तो उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी यही सेम क्वेश्चन लिखा था। उसमें मैंने उसी वे में लिखा था कि उन्होंने मतलब एक डायग्राम ड्रॉ किया था कंट्रीब्यूशन, और 4 पार्ट उसके बनाए थे, साम दाम दंड भेद। साम में मैंने बताया था कि उन्होंने अलग अलग प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था अपने पास में। दाम में प्रिवी पर्स का उन्हें ऑफर दिया था। दंड में आप हैदराबाद पुलिस एक्शन ले सकते हो, ऑपरेशन पोलो। देन भेद रिकंसाइल करना अलग अलग। तो मतलब मैंने एक अपने ही वे में जैसा मुझे डायग्राम समझ में आया मैंने उस आंसर को क्लिक किया था, और वो फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जैक्टली जो पहले ही पेपर का पहले ही क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डायग्राम जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर को, वो चीज़ मैटर करती है। तो मैंने फैक्ट्स एक जगह कलेक्ट करके रखे थे ताकि मैं उसे जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकूँ, यूज़ कर सकूँ। और इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने पहले से बना के रखे थे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि आप कितनी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स यूज़ कर रहे हो। तो वो मैंने एज़ पर नीड ऑफ द क्वेश्चन रखे थे, यानी क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है कहीं ना कहीं उसे ही रीफ्रेज करते हुए अपनी हेडिंग्स में या सब हेडिंग्स वाले फॉर्मेट में उसे ही यूज़ किया था, ताकि वो कनेक्टेड रहे अल्टीमेटली क्वेश्चंस के साथ में। मैंने ये हेडिंग सब हेडिंग GS के लगभग सारे क्वेश्चंस में मतलब पूरे क्वेश्चंस में यूज़ करे थे, इसे छोड़ के। इससे मैंने ये अप्रोच नहीं फॉलो करी थी, बट GS के सारे क्वेश्चंस में मैंने यही अप्रोच फॉलो करी थी। तो मुझे लगता है कि GS के आंसर्स में प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आप उसे कैसे कंसाइज कर रहे हो और कैसे उसे कनेक्ट कर रहे हो जो बात आपसे पूछी गई है उसके साथ में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा आंसर। और मेरा ख्याल है कि जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और अभी उन्होंने अरुण को मैं एक क्वेश्चन आपसे जैसे पूछने वाली थी, और मुझे लगता है कि मुझे उसका आंसर बिना क्वेश्चन पूछे मिल गया कि मेंस का लिखते समय आपको कौन सा प्रश्न ऐसा मिला जिसका आंसर आपने लिखा और आपको लगा कि हाँ अब आपका सिलेक्शन पक्का है। और मुझे लगता है कि ये इसमें और जोड़ दो कि मेरी हाई रैंक पक्की है। जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो देख रहे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के विलय का प्रयास किया, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन और सबको मालूम है। अब आप खुद में रियलाइज करके देखो कि इस आंसर को जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे। लेकिन हाउ अरुण हैज़ डील दिस क्वेश्चन इन वेरी यूनिक मैनर। अरुण ने इस आंसर को कितना यूनिक तरीके से डील किया, और जैसा इसने याद दिलाया, इट्स फील प्लेजर टू अकेडमी ऑल्सो। मैं उत्कर्ष अकादमी की ओर से इस पॉइंट को लेकर के बहुत ज़्यादा हर्षित भी हूँ कि अरुण ने मुझे ये याद है। थैंक यू अरुण इसके लिए कि तुमने मुझे याद दिलाया कि हाँ जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट की थी उस टेस्ट सीरीज़ में यही क्वेश्चन भी दिया था। हालांकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी था और संभावित भी था, और वो प्रश्न यहाँ भी मुझे याद है तुमने अपने आंसर में इसी तरह से उसको डील किया था। मैंने तुमसे कहा भी था कि हाँ ये बहुत यूनिक तरीका है, और आप कॉपी अगर देखें उठा करके तो निश्चित रूप से इसका एडवांटेज मिला होगा कि कैसे आपने साम दाम दंड भेद वाला जो कैटेगराइजेशन किया, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपका टैकल करने का तरीका। तो इस तरह से अरुण ने जो अपना ये वाला पॉइंट, मुझे लगता है 2 पॉइंट इसके कंक्लूजन के बहुत अच्छे हैं। आंसर को डील, एक कॉमन क्वेश्चन को हाउ यू कैन डील डिफरेंटली, कि आप एक सामान्य प्रश्न को जिसे बाकी सब लोग एक सामान्य अप्रोच में लिखेंगे, आप उसको कैसे डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं। एक आपने जो बताया कि जो कॉन्सेप्चुअल, कि हम उसी चीज़ को बहुत सारे फैक्ट्स में लिख देते हैं और उसी को हम कॉन्सेप्ट्स में बना के लिख देते हैं, तो ये डील करने का। और जो इसने बात बताई कि इसने हेडिंग्स और अपनी सब हेडिंग्स क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई थी आंसर के रिक्वायर्ड, तो इसे आप अडॉप्ट करके और अपनी सफलता को भी इंश्योर कर सकते हैं।